विगत 40 वर्षों से मैं कृषि कर रहा हूँ। कृषि करते समय मैंने दोनों विज्ञान देखे हैं कृषि में। एक विनाश का विज्ञान जो केमिकल खेती के नाम से जाना जाता है, दूसरा नेचुरल फार्मिंग जो नैसर्गिक खेती जो निर्माण का विज्ञान कहलाता है। इन विज्ञान की प्रणालियों में मैंने कृषि की व्याख्या को समझा। कृषि की व्याख्या, संपूर्ण कृषि की व्याख्या 5 बातों से होती है। पहली बात, मिट्टी, ये कृषि का महत्वपूर्ण अंग है। दूसरा, पानी, ये कृषि का महत्वपूर्ण अंग है। तीसरा, बीज, और चौथा, नेचर के अनुरूप क्रॉप साइक्लिंग, ये सबसे महत्वपूर्ण होता है नेचुरल फार्मिंग में। तो ये 4 बात के बाद हमारी कृषि फिर विकसित होती चलती है, तब हमें श्रम का महत्व समझ में आता है। उस समय हमारे श्रम के साथ हमारे रिलेशंस ये बनाना बहुत ज़रूरी है, तभी हम भारतीय कृषि को उन्नत तरीके से विकसित कर पाएंगे। तो पहली बात इसमें कृषि में मिट्टी ये 4 बातों से विकसित होती है। हमें बहुत ज़्यादा इसमें किसी भी प्रकार की गहराइयों में जाने की ज़रूरत नहीं है। मिट्टी विकसित होती है गाय के ताज़ा गोबर से बनाने वाले संजीवक से, जिसे हम अमृत पानी कहें या गो संजीवक कहें। दूसरा मिट्टी विकसित होती है पेड़ों से। जितने अधिक पेड़ होंगे अपने खेत में, उतनी ही अधिक अपनी खेती की उर्वरा शक्ति बढ़ती जाती है। क्योंकि आज हम देखते हैं कि औद्योगिक प्रदूषण से वातावरण में जो बदलाव आ रहा है, तापमान बढ़ रहा है, उसके वजह से वातावरण में जो बदलाव आ रहा है, वो बदलाव की वजह से हमारी उत्पादकता प्रति 5 वर्ष में 10% ये घटते चले जाएगी। इसीलिए कृषि को पेड़ों से जोड़ना नितांत आवश्यक है। पेड़ ये मिट्टी बनाने में फायदेमंद ऐसे होते हैं कि उनका बायोमास वो जमीन पे फैलता है, तापमान को नियंत्रित में लाता है खेती के। वो नियंत्रित तापमान की वजह से जीव जीवाणुओं की संख्या बढ़ती चली जाती है। जब पेड़ बढ़ते हैं तो नेचर की एक साइकिल विकसित होती है। वो साइकिल के तहत हम ये देखते हैं कि वो साइकिल जब विकसित होती है तो पक्षियों की संख्या बढ़ने लगती है। तो मिट्टी के इसमें सजीवता में पक्षियों की अपनी अहम भूमिका होती है। पक्षी अपने एक खाद्य प्रणाली है जो कीटों के आधार पर उनकी खाद्य प्रणाली चलती है। तो जितने पक्षी बढ़ेंगे उतना ही कीट नियंत्रण का खर्च हमारा कम होते चले जाएगा। इस तरह से पक्षी हमारा कीट नियंत्रण का खर्च तो कम करते ही हैं, लेकिन जैसे जैसे पेड़ बढ़ेंगे तो आज हमारे खेती में हजारों पक्षियों की तादाद बढ़ गई है। उन पक्षियों के माध्यम से हमारे खेती में पूरी तरह से कीट नियंत्रण का काम होता है। आवाज स्टार्ट। हाँ, ये अभी मेरा आदमी, ये इंस्ट्रूमेंट है उसका, सिंपल इंस्ट्रूमेंट है। हम गेहूं की जैसे सारियाँ बनाते हैं वैसे सारियाँ बनाते हैं हम लोग। ये आदमी अब इसको चलाएगा और इसकी सारियाँ बनाएगा। फिर उसमें ज़मीन के ढाल के अनुसार, अगर ज़्यादा ढाल हो, अगर 1 फीट के 100 फीट में आधा फीट का ढाल हो, तो वो आधा फीट के ढाल में करीब 10 फीट तक के हम उसकी ट्रेंच बना सकते हैं। अगर उसमें ढाल 1% का हो तो हम 5 फीट के ऊपर उसकी ढाल ब्रॉड ट्रेंच बना सकते हैं। इस तरह से ढाल के अनुरूप हमको उसका अंतर कम ज़्यादा करना है। तो वो यही बात अब हम देखेंगे कि यहाँ ढाल 100 फीट में आधा फीट का है, तो हम यहाँ 10 फीट के ऊपर उसकी ट्रेंच बनाएंगे। चलो, शेवटची मग घेजो, इकडे वरतच जाजो तू करत ए बेटा। ते तुम्ही पाहत चाला हे, म्हणजे आता आल्या तुम्ही लवकर, तर तुम्हाला सगळं लाईव्ह पाहायला भेटेल कसे सगळं कसे आपण तयार केलेले आहेत। हे आता नंतर पाहणार आहोत आपण सगळं। हे आता तुम्ही पाहून घ्या। इसको हम सारनी बोलते हैं। ये सारनी को
ऐसी जब बन जाएगी तो यहाँ आदमी आएंगे और वो आदमी आके इसको जगह जगह पे उसको लॉक करेंगे, उसको ही लॉकिंग पद्धति बोलते हैं। सबसे महत्वपूर्ण है कि ये लॉकिंग पद्धति में हमें बहुत कोई खर्चा नहीं करना पड़ता है। हम ये जो ब्रॉड लॉकिंग सिस्टम बना रहे हैं ये देश के उन किसानों के लिए जो छोटे किसान कहलाते हैं, जो 2 एकड़ का किसान हो तो वो अपनी उपज कई गुना इसमें बढ़ा सकता है। इसमें हम 4 फसलों को एक साथ लेते हैं, वो 4 फसलों में ही एक मल्चिंग का काम करती है। इस तरह से वो मल्च होने से पानी का बाष्पीभवन नहीं होता, वो पानी वहीं पे रुक जाता है और उसकी नमी से उस फसल की उत्पाद बढ़ती है। बारिश का आने वाला पानी, इसकी गहराई चूंकि 15 सेंटीमीटर गहरी होती है, तो बारिश का पानी अगर 15 सेंटीमीटर एक दिन में अगर 5 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर भी बारिश हो तो वो पानी पूरी तरह से जगह पे रुक जाता है। साऊंड बंद कर दें। अद्भुत पद्धत आहे, मागं झालेलं आहे, पेरण्या झालेल्या आहे सगळं तिथे। तुम्ही आज इथे येऊन अद्भुत तंत्रज्ञान घेऊन जाणार सगळं। कड़ी दिखा, ये लकड़ी 5 फीट की बनाई है। 5 फीट हम लोग एक्यूरेसी लाना चाहते हैं कि उसके मेजरमेंट में, इसीलिए ये लकड़ी से वो मार्किंग करेगा और दूसरा आदमी उसमें लॉक करते चलेगा। इसमें बहुत समय नहीं लगता है, 2 आदमी दिन भर में 2 एकड़ का काम कर डालते हैं। अब 2 आदमी 2 एकड़ का काम करते हैं तब आप देखिए कि इसमें लागत कितनी है लॉकिंग बनाने में। ये एक आदमी ने 2 एकड़ की इस तरह से सारियाँ बना ली, तो उसका लागत का पूरा हिसाब हम बाद में तोलेंगे कि कितना आ रहा है। तो वो आदमी वैसे उस लकड़ी के हिसाब से अब वो उसका मार्किंग करते हुए आएगा इस ढंग से। अब ये 10 फीट पे मार्किंग होगी, वो दूसरा खींच, अब तू खींचो, अब दूसरा आदमी वैसा लॉक करेगा उसको। ये मार्किंग हो गया, वो लॉकिंग कर रहा है, इसका नाम है लॉकिंग। अब ये हो गया लॉक। नीचे के जरा दूर में थोड़ा सा। अब ये हो गया लॉक। इस ढंग से ये लॉक बनते हुए चल रहे हैं इसके। किशोर, ये गड्ढा होगा उसको लेवल कर बेटा बरोबर। अब इस प्रणाली में क्या हुआ, उसकी मिट्टी बह के नहीं गई, उसके खेत का पानी बह के नहीं गया, उसी पानी ने उसको प्रोटेक्ट किया फसल को। वो बारिश के पानी से ही, अगर कभी 1 महीना अगर खुला चल जाता है, बारिश नहीं हुई, तो भी वो पानी का बाष्पीभवन नहीं होता है मल्चिंग व्यवस्था की वजह से, और उसकी फसल बेताशा उसका उत्पाद मिलता है। अब इसकी बोवनी करते कैसे हैं, ये हमें सामने हम देखेंगे कि मूंग हम कैसा बो रहे हैं, तो उसके लिए भी हमने उसे घना बोने की प्रणाली विकसित की है। सिंपल औजार बनाए हैं, इसकी लागत कुल टोटल लागत आज इसके 30 से 40 रुपए के करीब इसके एक औजार की लागत होती है। इसी औजार से हम लोग लाइनें बनाते हैं, वो लाइनों में पहली मूंग की फसल बोई जाती है। मूंग की बुआई हम लोग पहले मूंग की बुआई कर रहे हैं नीचे। अब ये मूंग डालते कैसे हैं, इसको बनाते कैसे हैं, तो मैंने आपको ये औजार बताया, उससे जात तिकुटा कर ऐसा पूरा उससे जमीन से उसने लाइनें मार दी। अब ये लाइनों में वो मूंग डाल रही हैं, तो इसका एवरेज अंतर 9-9 इंच के ऊपर वो मूंग का बीज डाल रहे हैं। इस तरह से ये इतना उसका जो क्रॉप है उसका बायोमास इतना अधिक मिलता है और उपज भी इसकी ज़्यादा मिलती है, क्योंकि प्लांट पॉपुलेशन भी सेट हो जाता है इसमें, एक्यूरेसी प्लांट पॉपुलेशन की मिलती है। वो मूंग का मल्चिंग ही इसमें पूरा पानी का बाष्पीभवन भी रोकता है और यही मल्चिंग पूरा खाद में कन्वर्ट होती है, वो ज़मीन की सजीवता बढ़ती है, वो उसकी फर्टिलिटी बढ़ती है। डाल दिए, उसके बाद ये पैरों से ढक देते हैं उसको। इस तरह से वही मूंग का बीज डाल रहे हैं, वही औरतें उसको झाँकने का काम कर रही है। इस तरह से मूंग की बुआई होगी। इसके बाद में दूसरी हम अरहर की बुआई करेंगे, तुअर लगाएंगे। अब इसके बाद हाँ, अरहर का बीज आप देख रहे हो, ये अरहर की बुआई, ये हम एक लाइन में अरहर लगाते हैं, 1.5-1.5 फीट के ऊपर 4-4 बीज डालते हैं।
हाँ, के ऊपर हम ऐसे गड्ढे बना रहे हैं, ये गड्ढों में 4-4 बीज डालेंगे, उसके बाद वो झांकते हुए आ जाएंगे। उधर से आप देख रहे हैं वो बीज डालते हुए आ रहे हैं, 4-4 बीज अरहर के। उन्होंने एक जगह नहीं डाला, अलग अलग डाला है, उनका 2-2 इंच के अंतर पे उन्होंने 4-4 बीज डाला है। इस तरह से ये 1.5 फीट के ऊपर ये अरहर की बुआई हो गई। इस तरह से एक मूंग डाला, दूसरी अरहर की बुआई हो गई हमारी। औजार से वो लोग एक लाइन बनाते हैं, उसी में ज्वार का बीज डाला जाता है। अब वो देखिए खींचते हुए आ रही है, इस तरह से वो खींचते हुए आते हैं और इसके अंदर फिर ज्वार का बीज देके वो झाँक देते हैं। हाँ, ये अभी ये ज्वार का बीज इन्होंने डालना चालू कर दिया है। ये ज्वार और पीछे एक औरत वो झकते हुए आ रही है। इस तरह से इन्होंने ज्वार का बीज भी ये ट्रेंच में डालना, ट्रेंच के बेड के ऊपर ये डाल रहे हैं ज्वार का बीज। हाँ, इस तरह से ये 3 फसलों की बुआई हो चुकी है। इसमें 3 बुआइयां हो गई। हमने मूंग लगा दिया, मूंग लगाने के बाद एक में तुअर लगाया इसमें, और इसमें ज्वार लगाई है। अब बची हमारी ये आड़ी ट्रेंच, जो आड़ा जो लॉक किया हुआ है वो बचा है। तो ये लॉक में हमारा पूरा तिल आएगा। तो तिल चूंकि ये बारिश के पूर्व हम सब बुआई कर देते हैं, बारिश आने के पहले 25 मई को हमारी बुआई आरंभ होती है, 30 मई तक हम पूरा बुआई का काम कर चुके होते हैं। इसे बारिश पूर्व हम बुआई करते हैं। बारिश पूर्व बुआई इसलिए करते हैं कि बारिश के बाद ये सब बनाने में हमें दिक्कत आती है, इसलिए ये सारी व्यवस्थाएं बारिश आने के पहले कर देनी होती है। चूँकि तुअर के अरहर का बीज, मूंग का बीज और ज्वार का बीज अगर 1 महीना भी जमीन में पड़ा रहा तो उसको कोई क्षति नहीं होती। तिल को क्षति होती है, उसे चींटियां खा जाती हैं हमारे यहाँ। इसीलिए तिल का बीज सिर्फ हम बारिश आने के बाद करते हैं। तो ये जो लॉक किया हुआ है, ये पूरी लॉक की लाइनों में तिल की बुआई होगी। वो लॉक की लाइनों में तिल की बुआई बारिश आने के बाद, जब बारिश 1-2 बारिश अच्छा हो जाएगा, मानसून एक्टिव हो जाएगा, उस समय तिल की बुआई करते हैं और सब्जियों की बुआई करते हैं। इस ढंग से हम लोग ये पूरी एक ब्रॉड ट्रेंच, जो 2 एकड़ के किसान हैं उन किसानों को शक्तिशाली बनाने के लिए कहते हैं। रोजाना करीब 50 से 100 किसान प्रतिदिन यहाँ पे आते हैं और इन प्रणालियों को देखकर वो अपने आप को बेहद एक सुरक्षात्मक महसूस करते हैं कि इस प्रणाली से उन्हें काफ़ी सुरक्षा मिलेगी, क्योंकि वो मिट्टी को भी पैदा करेंगे, पानी को भी पैदा करेंगे। उस मिट्टी और पानी से ही वो सक्षम बनेंगे। इस तरह से हम जब तक नेचुरल फार्मिंग की ओर नहीं जाएंगे, ऐसी तकनीकें नेचुरल फार्मिंग में विकसित नहीं करेंगे, तब तक हम फूड सिक्योरिटी की बात सोच नहीं सकते, वाटर सिक्योरिटी की बात नहीं सोच सकते। ये सरल तरीकों से हम उसे विकसित कर सकते हैं। बारिश के पहले ये ब्रॉड ट्रेंच का पूरा सिस्टम देखा था कि इसमें कैसे ज़मीन तैयार होती है, कैसे इसके ट्रेंच बनाते हैं, उसमें कैसी बुआई करते हैं। अब बारिश के बाद हम लोग देख रहे हैं कि उसमें सावधानियां क्या रखनी थी, ये बात हमने की थी। तो उसमें 2 सावधानियां हमें ज़रूर रखनी होती है। जैसे अभी वो औरत है, वो जो निंदाई कर रही है उसको बाल निंदाई बोलते हैं, यानी फसल उगाई उसके साथ ही निंदाई का काम चालू कर देते हैं, उसको बाल निंदाई बोलते हैं, छोटे घास को ही। तो वो निंदाई का बहुत अत्यंत महत्व होता है इसमें, बाल निंदाई का। दूसरी बात, इसका पानी, बाहर का पानी इन ट्रेंचों में न जाए, उसके लिए उसे बांधना होता है। तो वो बांधने का जरिया